दो मेटल्स जिनको अपन मिक्स कर रहे हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है उसके बीच का डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माहौल पूरा बनाया जा रहा है, बच्चों को डराया पूरे तरीके से जा रहा है, तो ये ही आपको नहीं घबराना है। कि हुए ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये तो ऑलमोस्ट उसके 1.5 गुना के आसपास जा रहा है, तो ये यहाँ पर 15% वाले रूल को या उसको फॉलो नहीं करेगा। कॉपर एंड जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी तो बनाते होंगे। तो निकल कॉपर जिंक में एम्फोटेरिक कौन है? कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? तो आज हम लोग INCHO की जो PYQ की सीरीज लेकर आए हैं, उसमें 2025 जो पेपर इसी साल हुआ था, उसमें अगर हम बातचीत करें तो 5 सवाल थे। एक सवाल प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर से था। 2 सवाल जो थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे प्योरली। अब बाकी जो बचे हुए 2 सवाल थे उसमें मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस, टाइट्रेशन वगैरह और IOC की रिएक्शंस मिक्स करके आ रखी थी। तो आज इस सेशन में उन रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप लोग INCHO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोल कंसेप्ट कैसे लगता है और इक्विवेलेंट कंसेप्ट कैसे लगता है ये तो आप लोगों को आता ही है, लेकिन उस कंसेप्ट को लगाने के लिए जिन रिएक्शंस की अपने को जरूरत पड़ती है और जो IOC के और जो सवाल आ रखे थे उनको हम लोग आज इस सेशन में देखने वाले हैं। आप लोगों को पूरा मजा आएगा। पर जो भी सवाल आप लोगों के सामने आएगा, मैं चाहता हूं कि पहले आप वीडियो को कम से कम थोड़ा पॉज करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और एक बार खुद से अटेम्प्ट लेंगे, और उसके बाद अपना जब आपका अटेम्प्ट हो जाए तब मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप वीडियो को वापस रन करना स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल थिंक कि क्या हम लोगों की सोच आपस में मिलती जुलती है कि नहीं, क्या एक क्वेश्चन को हिट कैसे करना है INCHO लेवल पर, उसकी हम लोग बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग 2025 के IOC वाले सेगमेंट की हम बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारा मेन फोकस रहने वाला है। ठीक है, देखिए 5 सवाल होते हैं और 5 सवाल के लिए समय मिलता है 2-3 घंटे का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सवाल दमदार होते हैं। ठीक है, पहले हर एक सवाल में एक बढ़िया सा माहौल बनाया जाता है। माहौल बनाया जाता है मतलब एक लंबा सा पैराग्राफ, उसको फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन, फिर कुछ और इंफॉर्मेशन, उसको फॉलो अप करते हुए एक और सवाल, और इस तरीके से चीजें आगे चल रही होती हैं। तो आपको पहले भरपूर मात्रा में सवाल को पढ़ना है, मैं भी आप लोगों के साथ साथ सवाल को पढ़ूंगा और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उस सवाल में उसको हम ध्यान रखते हुए चलेंगे दोस्तों। तो अपने पास लिखा हुआ है 2 और मोर मेटल्स कैन फॉर्म एन एलॉय। अपन जानते भी हैं कि एलॉय क्या होता है, 2 और मोर मेटल्स का अपने पास एलॉय होता है। ठीक है, उसके बाद एलॉय बनने की कुछ कंडीशन लिखी हुई है। ये जो 3 कंडीशन है अपने पास, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, दीज आर दी 3 कंडीशंस की एलॉय कैसे बनता होगा। तो सिमिलर एटॉमिक रेडाई मतलब दो एलिमेंट्स, दो मेटल्स जिनको अपन मिक्स कर रहे हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है उसके बीच का डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस शुड बी लेस देन 15%। सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्या कहना चाहता है वो, कि अगर एक BCC है तो दूसरा भी BCC हो, अगर एक FCC है तो दूसरा भी FCC हो, एक SCP है तो दूसरा भी SCP हो, तो उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो अपन का लैटिस की बात करते हैं, वो भी एकदम सिमिलर होना चाहिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और लिखा है यहाँ बीच में, और सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स। सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक दिमाग में कंडीशन भी आती है कि दे शुड लाई इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए हर एक लाइन एक इंफॉर्मेशन देती है आपको इन सवालों में, और आपको उस इंफॉर्मेशन से अपनी इंटरप्रिटेशन को बहुत ज्यादा क्लियर रखना है। यकीन मानिए बहुत आसान सवाल थे, हाँ, लेकिन माहौल पूरा बनाया जा रहा है, बच्चों को डराया पूरे तरीके से जा रहा है, तो ये ही आपको नहीं घबराना है, डरना नहीं है भाई, लगे रहना है, लड़ना है इन चीजों से। आइए देखते हैं क्या लिख रहा है। फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस alloy with a single homogeneous solid phase having well defined crystal structure are formed at all composition. Such alloys are called as continuous solid solutions. For example, alloys of cobalt and copper and nickel। और उसने अपने को यहाँ पर देखिए कॉपर और निकल का एग्जांपल भी दिया कि कॉपर और निकल जो है, अगर हम देखें ध्यान से, इनका FCC स्ट्रक्चर होता है 1.28 1.25, डिफरेंस भी 15% से कम का है। तो ये उसने अपने को एक इंफॉर्मेशन भी दे दी है। अब जो सवाल इसको फॉलो करेगा, देखिए उसने जो पहला सवाल आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 1,
फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आइडेंटिफाई इफ इट कैन फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सॉलिड सॉल्यूशन। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करें आप लोग और एक बार इसको अटेम्प्ट करें कि हाँ यहाँ पर क्या इसका जवाब होना चाहिए। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। अब मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताता हूं। देखिए ध्यान से, कॉपर और एजी, यहाँ अच्छा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे वो सब मल्टी करेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर और एजी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कॉपर ये रहा और एजी ये रहा। कॉपर भी एफसीसी है, एजी भी एफसीसी है। कॉपर और एजी सेम, आप जानते भी हैं कि ग्रुप में आते हैं, सीयू, एजी और एयू सेम ग्रुप में आते हैं। तो पहली कंडीशन की हम चेक कर लेंगे। सेकंड कंडीशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सेम है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन शुड नॉट बी लेस देन, मतलब डिफरेंस जो है 15% के आसपास ही होना चाहिए। तो अगर मैं 1.28 से अगर मैं इसके 15% पे जाता हूं, अगर मैं 1.28 के 15% पे जाता हूं तो मुझे इसको 1.15 से इंटू करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या निकाल सकूं कि इसके 15% की सीमा कहां तक आ रही है, बताइए मुझे, है या ना। और अगर आप ऐसा करके चेक कर लेंगे इसको, तो अपने पास ये जो है निकल कर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.47 के आसपास। तो यहां पर ये 1.44 है, मतलब कि ये 15% की लिमिट के अंदर है। तो हाँ, पहले वाले में यस आना चाहिए। अच्छा, एग्जाम में खास बात ये होती है कि आपको लिखना होता है, पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जिस आंसर सब एग्री करते हैं वहां पे इस तरीके से क्रॉस बनाना होता है। क्रॉस, क्रॉस मतलब आप इसको आंसर मार्क कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा है क्रोमियम एंड पोटेशियम। तो अगर मैं क्रोमियम और पोटेशियम की बातचीत करूं तो शायद इन वैल्यूज को देखते हुए ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये तो ऑलमोस्ट उसके 1.5 गुना के आसपास जा रहा है। तो ये यहाँ पर 15% वाले रूल को या उसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर देख लेते हैं, ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम एफसीसी, एफसीसी 1.28, 1.43, ये उस 15% वाले रूल को तो फॉलो कर ही रहा है। लेकिन साथ में क्या अगर मैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो ये थर्ड रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। एंड द फोर्थ वाज एजी एंड एल्यूमिनियम। एजी एंड एल्यूमिनियम को अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, एजी एल्यूमिनियम ये रहा 1.43, 1.44, एफसीसी, एफसीसी, सारा माहौल सेट है। लेकिन अगेन जो दिक्कत देने वाला पॉइंट है वो यही है कि एजी और एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज या उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं, है कि नहीं। तो कितना शानदार सवाल, कितने बढ़िया माहौल के साथ इन्होंने सेट किया था। मुझे ये सवाल बहुत ही शानदार लगा कि हाँ, बहुत सिंपल था, काफी कंसेप्चुअल था कि आपको सब कुछ चेक करना था इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ और कहानी लिखी हुई है नीचे। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले एक कहानी मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी पढ़िए, मैं भी इसको पढ़ता हूं कि सेकंड कहानी क्या बता रही है, अपने को क्या समझा रही है। तो इफ ओनली वन और टू ऑफ द कंडीशंस 1 to 3 आर सेटिस्फाइड, टू और मोर होमोजेनियस फेजेस, कुछ लिखा हुआ है। और ये सवाल जो है फिजिकल से जाके जुड़ता है। एक बहुत ही सुंदर सा उन्होंने अपने को फेज डायग्राम दिया था एलॉय का। हम लोग जो फेज डायग्राम नॉर्मली 11-12 में डिस्कस करते हैं उसमें तो वाटर वाला ही डिस्कस करते हैं, पर ये एक बहुत ही शानदार फेज डायग्राम आया था पेपर में, कॉपर और जिंक का फेज डायग्राम ऑफ कॉपर जिंक अलॉय यहाँ दिया हुआ था। और इस पे बेस्ड एक फिजिकल का सवाल इन्होंने पूछा था यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस वाज कंप्लीटली ऑफ द फिजिकल, तो इसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 पे अपन आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन 3 के लिए अपन यहाँ से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना चालू करते हैं कि ये थ्योरी यहाँ क्या लिखी है। दिस इज द थ्योरी। देखिए वही है ना, हर एक सवाल जो आ रहा है, पैराग्राफ चालू हुआ, बीच में कुछ क्वेश्चंस आए, फिर पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है, फिर कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा पूरा एक फ्लो बनता है, पूरा एक लंबा सा पैराग्राफ जिसके 8-10 पार्ट होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस इस तरीके से चलते हैं वहां पर। आइए देखते हैं। टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मेटल्स, द एलॉय सैंपल नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू सॉल्युबल फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, हम उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
है ना, और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, इन सबको करने की स्टडी करने की बहुत अच्छा तरीका होता है। साथ ही साथ हम टाइट्रेशंस भी कैरी आउट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने सैंपल को पहले सॉल्युबल फॉर्म, याद करो जब भी आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था, तो सॉल्ट एनालिसिस में भी सॉल्ट की एनालिसिस करने से पहले, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने से पहले आपको आपके सॉल्ट को पहले सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तभी तो आप कटायंस का टेस्ट और अनायंस का टेस्ट कर पाते हैं। तो सेम माहौल यहां बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं एक बार, ठीक है। Was dissolved using conc H2SO4 with a catalytic amount of conc HNO3 to prepare a sample solution X, which was given to 2 labs फॉर इंडिपेंडेंट एनालिसिस। तो वो सैंपल 2 लैब्स में भेज दिया गया है इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने के लिए। द फर्स्ट लैब यूज्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, द फर्स्ट लैब यूज्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द कॉपर एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द टोटल कॉपर प्लस जिंक कंटेंट। तो कॉपर और जिंक क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो आप जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी काफी अच्छी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रकार के टाइट्रेशन किए। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किया गया, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एक तो, और दूसरा जो टाइट्रेशन किया गया दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइए देखते हैं सवाल क्या फॉलो कर रहा है इसको। सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो अपने सामने लिखा हुआ है, दैट इज इन द आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन आयोडीन I माइनस आयन प्रेजेंट इन एक्सेस act as a reducing and precipitating agent. Write balanced chemical equation for this reaction. तो यहां पर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन अपने साथ हो रही है। अब देखिए ध्यान से, आपको थोड़ा सा माहौल समझना पड़ेगा क्योंकि आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो एलॉय किस चीज का एलॉय है। तो वो एलॉय यहां पढ़ने से पता लगेगा आपको कि कॉपर और जिंक का एलॉय है। तो कॉपर और जिंक के एलॉय को आप पहले कॉन्क H2SO4 में डाल के उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अगेन थोड़ा सा टाइम लें, 1 मिनट का समय लें और सोचें कि फर्स्ट पार्ट का एटलीस्ट क्या रिएक्शंस हो सकती हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इन द आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन I माइनस प्रेजेंट इन एक्सेस एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। यहां पर जो अपने पास Cu2 प्लस आयन है, Cu2 प्लस आयन, ये Cu2 प्लस आयन ही हमारा होगा जो हमारे I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज तो साफ साफ बोल दी है कि I माइनस इज बेसिकली गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर 2 प्लस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और ये रिएक्शन बच्चों को डी ब्लॉक में पढ़ाई भी जाती है कि कॉपर आयोडीन से रिएक्ट करता है तो Cu2I2 बनाता है और साथ ही साथ I माइनस विल बी फॉर्मिंग I2। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर I3 माइनस का स्ट्रक्चर भी बताया जाता है। शायद आपको एक क्लिक करेगा अगर कि ऐसा भी तो हो सकता था सर कि जो I2 यहाँ बचा हुआ है ये I2 फर्दर I माइनस से अगर रिएक्ट कर लेगा तो यहाँ पर आपके पास I3 माइनस भी तो बन सकता है। हाँ बिल्कुल, तो अगर आप ये आंसर लिखते या फिर अगर आप लिखते कि Cu2I2 प्लस I3 माइनस 1, ये दोनों आंसर बिल्कुल ही सही होते हैं क्योंकि I2 जो बनता वो अगेन I माइनस से रिएक्ट करके I3 माइनस 1 बना लेता। तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आई थिंक यू ऑल अग्री ऑन द फर्स्ट पार्ट कि इसका तो अपने पास यही हो जाएगा। और जो यहाँ पर Cu2I2 बनता है सॉल्ट के टाइम बताया जाता है, बताओ Cu2I2 जो बना है इसका सुंदर सा शानदार सा पीपीटी बनता है अपने पास। और इस पीपीटी का रंग क्या होता है तुम्हें याद है क्या? क्या तुम्हें याद है कि इस पीपीटी का रंग होता था व्हाइट? तो अपने को व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके, देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन है। सेकंड वाला तो मेरे भाई, सेकंड वाला तो आपको मोल कंसेप्ट के टाइम कम से कम 50 बार लिखवाया जाता है कि आयोडोमेट्री हाइपो। आपको अगर याद हो तो ये अपने पास हाइपो सॉल्यूशन था, ये अपने पास हाइपो सॉल्यूशन था। तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ अगर हम I2 को रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को क्या मिल रहा है? Na2S4O6 और साथ में क्या मिल जाएगा यहाँ पर? NaI मिल जाएगा, NaI। याद आ रहा है आप लोगों को? अब उसने क्या पूछा अपने से
कि द I2 liberated during this reaction is titrated with sodium thiosulfate, complete and balance the given equation for the reaction। भाई साहब इसको बैलेंस करना भी तो आप लोगों को आता ही है, हाँ या ना, बताइए मुझे। अगर थोड़ा सा अपने भेजे पे आप लोग जोर डालेंगे, अपने भेजे पे जोर डालेंगे तो तुम्हें एहसास होगा। यहां लिख रहा हूं मैं इस रिएक्शन को, I2 प्लस हाइपो गिव्स अस Na2S4O6 प्लस NaI। ये हमारे पास रिएक्शन है दोस्तों। अब अगर हम बातचीत करें कि इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो आयोडीन की जो है, आप चेक कर सकते हैं, आयोडीन 0 से -1 पे जा रहा है, आयोडीन 0 से -1 पे जा रहा है। और अगर आयोडीन 0 से -1 पे जा रहा है तो हमें अच्छे से पता है कि उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो मान लीजिए अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखता हूं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगी, I2 से I-1। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखता हूं तो ये अपने पास थायोसल्फेट आयन H2O3 2- ये कन्वर्ट हो रहा है S4O6 2- में। आओ अब थोड़ा चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। तो मैं बता दूं मैं यहां पर कि सल्फर जो है यहां से यहां पे जा रहा है। अगर तुम सल्फर की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर आपके पास कितनी आ जाएगी, 2.5। चेक कर सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। 2 + 4x - 12 = 0, तो x = 10/4 दैट इज इक्वल टू 2.5। और अगर आप वही काम यहां पे करते हैं तो 2 + 2x - 6 = 0, x = 2, तो 2 से 2.5 मतलब ऑक्सीडेशन हो रही थी, इसलिए मैंने उसको यहां पे लिख दिया। अब थोड़ा इनको फटाफट बैलेंस कर लें। यहां 2 आयोडीन है तो अपने को 2 आयोडीन लगाने पड़ेंगे। एटम्स बैलेंस हो गए, चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पर अपन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो मेरे हिसाब से अपना चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहां सल्फर 2 है, यहां सल्फर 4 है, तो सल्फर बैलेंस करना पड़ेगा पहले, उसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिख दूंगा। ये 2 लिखते ही देखिए सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। लेफ्ट साइड में चार्ज -4 का है जबकि राइट साइड में चार्ज सिर्फ -2 का है, तो मुझे यहां भी चार्ज -4 का करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। और अब मैं इन दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बनकर आता है, देख लेते हैं एक बार। I2 प्लस Na2S2O3, क्योंकि आप इसमें सोडियम फिट करेंगे वापस से इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, गिव्स अस, ये I-2I- को क्या लिखूंगा बताओ, यहां पर 2NaI, और इस वाले पार्ट को लिखूंगा मैं Na2S4O6। तो दिस विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया जाता है यार, है कि नहीं। तो अगेन आईओसी भैया स्कोरिंग पार्ट है, इसको कर लोगे नंबर तो पक्का उठने तय है कि नहीं। आओ देखें अगला पार्ट, डिटरमाइन दी, तो अपना सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, है कि नहीं। डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन 1.31। तो 1.3 क्वेश्चन था ये वाला। इसके फर्स्ट पार्ट में जो अपने पास पीपीटी बनकर आया वो आया Cu2I2। और मुझे बताओ, तुम ही मुझे बता दो कि Cu2I2 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है रे लल्ला, +1 है कि, जल्दी बताओ। तो कॉपर की स्टेट अगर +1 है तो क्या तुम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कॉपर +1 की अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। मैं सिर्फ बाहर वाले को लिख रहा हूं और 3d 10 हो चुका है, मतलब उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है, बताओ बताओ बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया अंडा 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 0 0 0। बताओ यहां तक कोई समझता है किसी को। तो अपने पास तीसरा पार्ट भी अपन ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहीं 3 सब मार्क चले, चौथा बाकी है अभी, चौथा बाकी है अभी। आओ चौथे पार्ट को देखें, आओ आओ देखें इसको। द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन 1.31
देखो लिखता है, देखो देखो लिखता है ना, मार्क एक्स। मैंने कहा था ना कांटा मारना पड़ता है, टिक नहीं मारते हैं इसके ओएमआर जब शीट भरते हैं आंसर शीट में, तो जो सही ऑप्शन होता है वहां कांटा मारना होता है। तो मार्क एक्स फॉर द करेक्ट आंसर। और मैंने तुम्हें बतला दिया, यही बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो ना इसको, कि Cu2I2 रंग होता है उसका उजला उजला सफेद सफेद। देख लो, ठीक है। आई होप यहां तक इसके 3 पार्ट हम लोगों को बिंदास तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब इसके कुछ चौथे पार्ट को देखते हैं। अब देखो यार, ये वाला पार्ट तो अगेन फिजिकल वाला पार्ट है। मैं फिलहाल आईओसी डील करने आया हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। और यहां पर अगर हम बातचीत करें, एक इसमें ये वाला पार्ट था, द ब्रास सैंपल वुड बी यूजफुल। दिख रहा है आप लोगों को कि ब्रास सैंपल वुड बी यूजफुल, किस काम के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो कहीं तो लिखा हुआ था, मुझे जहां तक क्वेश्चन में याद आ रहा है, कि वो सोनोरस होता है, म्यूजिक वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, ऐसा लिखा हुआ था। मतलब उसने लिख के दिया था अपने को ये वाला पार्ट भी। थोड़ा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, देखते हैं एक बार कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा अपने को। ला 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 ला, हाँ देखो ये रहा, देखो सब लिख के देता है भाई, तुम्हें बस पैराग्राफ ढंग से पढ़ना। देखो लिखा हुआ है, varieties of brass have wide importance because of their mechanical, chemical, electrical and acoustic properties। दिख रहा है तुम्हें? अकॉस्टिक मतलब क्या होता है बे? तबला एकदम, गिटार टन टन टन। देखो मैंने बाल भी करने बड़े कर रखे हैं कि नहीं, गिटार बजाएंगे मस्त, बाल ऐसे हिलना चाहिए, फील पूरी आनी चाहिए। तो अकॉस्टिक लिख के दे दिया उसने अपने को। तो यहां देखो, अब देखो कि पग घुंघरू बांध, घुंघरू 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 साउंड मेकिंग हॉलो बॉल्स। जिनको घुंघरू नहीं पता है उनके लिए उसने लिख भी दे दिया, है कि नहीं। और दूसरा देख लो, दूसरा ट्रम्पेट्स, फ्लूट, है ना। तुम्हारी शादी में बाजा बजेगा, फ्लूट बजेगा भैया, नागिन डांस तभी तो करोगे। तो देखो, दिस ब्रास सैंपल वुड बी यूजफुल फॉर मेकिंग घुंघरू एंड ट्रम्पेट्स, है कि नहीं। अबे जो सवाल में लिखा है वही तो आंसर भी बता रहा है तुम्हें, बस तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह, ताकि तुम चीजों को पकड़ पाओ। अब देखो ये सेकंड लैब में आ गए हम लोग। अभी तक हमने देखा था कि जो फर्स्ट लैब थी वो तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से काम कर रही थी बच्चों, और जो सेकंड लैब थी वो कॉम्प्लेक्सेशन कंडक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे काम कर रही थी, बिकॉज कॉपर एंड जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी तो बनाते होंगे। तो आओ देखें इसको भी थोड़ा सा, कि यहाँ क्या माहौल बन रहा है अपने पास। ला 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 ला, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ये तो फिजिकल वाला पार्ट है, इसको छोड़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये वाला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, फॉर दी पाइरोलिसिस रिएक्शन। पहले इसको पकड़ लें कि पाइरोलिसिस मतलब क्या होता है। पायरो मतलब आग, लिसिस मतलब टूटना, आग लगा के हीट करके किसी को अगर तोड़ेंगे तो पायरोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली के झटके मार के किसी को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, पानी के अंदर डुबा डुबा के तोड़ देंगे अगर किसी को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस, पायरोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इन सब शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हीट करेंगे, हीट करके तोड़ने की कोशिश करेंगे उसको, तो इसको हम लोग पाइरोलिसिस बोल रहे हैं दोस्तों। आइए पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इन 1.41 आफ्टर फिल्टरिंग द कॉपर क्यूप्रॉन। जो अपने पास यहाँ एक सुंदर सा, बेहतरीन सा, डरावना जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा जो क्यूप्रॉन दिया हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है कि कॉपर ने क्यूप्रॉन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, वॉज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन अमोनिकल सॉल्यूशन विच प्रेसिपिटेट्स जिंक अमोनियम फॉस्फेट। द प्रेसिपिटेट, अब देखो प्रेसिपिटेट कौन सा बना अपने पास, जिंक अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट बना। द प्रेसिपिटेट वॉज फिल्टर्ड एंड ड्राइड, उसको फिल्टर किया गया, उसको रखा गया, फिर सुखाया गया ताकि उसके अंदर से नमी उड़ जाए। ड्राइड एट रूम टेम्परेचर। देन द एनहाइड्रस प्रेसिपिटेट, क्योंकि पानी अब उड़ चुका है, देन द एनहाइड्रस प्रेसिपिटेट वॉज हीटेड एट 900 डिग्री सेल्सियस। मस्त बिंदास उसको भट्टी में डाल के हीट कर दिया 900 डिग्री सेल्सियस, एलिमिनेटिंग। देखो क्या निकल रहा है, ये बता रहा है कि भैया आपने जिंक अमोनियम फॉस्फेट को जब हीट किया था तो अमोनिया गैस एलिमिनेट हो रही है, निकल रही है, एंड वाटर टू गेट जिंक पायरोफॉस्फेट। भाई साहब पूरी रिएक्शन उसने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दे दिया आप लोगों को यार, और तुम क्या मांगते हो इससे, ठीक है। अब
राइट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले मुझे जिंक अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? जिंक अमोनियम फॉस्फेट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान ने तुम्हें घुटना दे के भेजा है और उसी घुटने में तुम्हारा दिमाग छुपा हुआ है। जिंक अमोनियम फॉस्फेट, जिंक अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। क्या तुम्हें फॉस्फेट का फॉर्मूला पता है? फॉस्फेट PO4 3-। अब PO4 3- हो चुका है, अब इसमें हाइड्रोजन होगा नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सोचो, बुद्धि लगाओ। जिंक +2 फॉर्म में होता है, अमोनियम +1 फॉर्म में होता है, +2 +1 +3 हो गया है, फॉस्फेट पे चार्ज -3 है, तो ये उसको काउंटर करेगा और मॉलिक्यूल जो बनना चाहेगा वो बनेगा ZnNH4PO4। अब तुमने इसको हीट कर दिया, पायरोलिसिस कर दी, पायरोलिसिस। क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी बता रहा है कि अमोनिया गैस निकालना है। जल जब H हो O हो तो जल तो बनेगा ही बनेगा, जल को बनने से कोई नहीं रोक सकता, H2O बन जाएगा। और साथ में देखो सब कुछ तो लिखा हुआ था, हमें तो सिर्फ उनका फॉर्मूला लिखना था ना, अपने पास तो सब कुछ लिखा हुआ था। यहां पर लिखा हुआ है जिंक पायरोफॉस्फेट। अब मेरे भाई, जिंक पायरोफॉस्फेट, तुमने उसको हीट किया और तुमने बना दिया जिंक पायरोफॉस्फेट। अब पायरोफॉस्फेट कैसे बना होगा, थोड़ा सा मैं तुम्हें बतला दूं। तुमने क्या फॉस्फोरिक एसिड का नाम सुना है? क्या तुम लोगों ने फॉस्फोरिक एसिड का नाम सुना है? हाँ सर, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है ना? H3PO4 जो होता है ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। फिर एक होता है हमारे पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या तुम लोगों ने उसका नाम सुना है? क्या पायरोफॉस्फोरिक एसिड का नाम सुना है? क्या तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल में से हम अगर एक मॉलिक्यूल पानी निकाल देंगे तो बनेगा H4P2O7, जिसकी फोटो कुछ ऐसे बन जाएगी, अरे 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 अरे, OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH आ जाएगा और एक OH यहां आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और जब इसका सॉल्ट बनाओगे तो तुम्हारे पास आएगा P2O7 4-, इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट, क्योंकि इक का 8 बनता है, सल्फ्यूरिक का सल्फेट, नाइट्रिक का नाइट्रेट, पायरोफॉस्फोरिक का पायरोफॉस्फेट, तो तुम्हारा पायरोफॉस्फेट आयन ये आया। अब देखो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि अगर तुम गलत फॉर्मूला भी लिखते हो पर लॉजिक तुम्हें याद रहता है तो लॉजिक तुम्हें मजबूर कर देगा कि तुम सही काम करो। यहां देखो, पायरोफॉस्फेट पे चार्ज अगर -4 का है तो तुम्हें कितने जिंक चाहिए होंगे इस -4 को काउंटर करने के लिए? एक जिंक पे चार्ज +2 का रहता है तो -4 के लिए तुम्हें 2 जिंक चाहिए होंगे। तो भैया देखो कमाल तो यही है, Zn2P2O7 चाह कर भी गलती नहीं कर सकते अगर तुम्हारे फंडे पूरे क्लियर हैं तो। देखो, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास Zn P2O7 बनकर आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोनोरस? क्लास 8 की एनसीईआरटी में बतलाया जाता है मेरे भाई, क्लास 8 की एनसीईआरटी में, कि टन 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 सोनोरस, स्कूल की घंटी बजी, सोनोरस कौन कौन हो सकता है जो टन टन बजेंगे? और टन टन कौन बजेंगे मेरे भाई, तुम देख लो इसमें से टन टन कौन बजेंगे? क्या सोडियम टन टन करेगा? ना जी। कॉपर टन टन करेगा, बढ़िया मेटल है, टन टन करेगा। सोडियम तो सॉफ्ट होता है, चक्कू से कट जाएगा, तो टन टन कैसे करेगा बताओ मुझे? ये रहा आयरन, देखो आयरन टन टन करेगा। मरकरी तो लिक्विड होती है, थर्मामीटर के अंदर उसको कैसे बजाओगे और टन टन करवाओगे मेरे भाई? तो ये भी नहीं करेगा। डायमंड तो पहनेंगे ना यार, है कि नहीं? उससे टन टन थोड़ा करवाएंगे। तो मेरे भाई, कॉपर एंड आयरन, है कि नहीं? आइए देखते हैं अगला सवाल, है ना? तो जहां पे कॉपर और आयरन लिखे हुए होंगे, देखो आपका काम तो क्या है, आपको टिक तो नहीं मारना है, आपको ऐसे कांटा मारना है, क्योंकि आदत यही डालनी है। INCHO के पेपर में आपको कांटा मारना है मेरे भाई, कांटा मारना है। अच्छा, फिर कुछ कहानी लिखी हुई है, ये सेकंड सैंपल चल रहा है जहां पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की चर्चा हो रही थी। आइए देखते क्या लिखा हुआ है।
Some brass sample contains a small amount of other metals such as nickel, lead or arsenic. A solution of nickel brass containing nickel in addition to copper and zinc prepared by dissolving in nitric acid was reacted to separate beakers with NaOH and अच्छा NaOH यूज किया और अमोनिया यूज किया। कुछ बातें मैं तुम्हें बता दूं कि NaOH हो गया, अमोनिया हो गया, ये डी ब्लॉक के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और एक खास बात, पहले पीपीटी बनता है, पीपीटी NaOH और NH3 जब स्मॉल अमाउंट में हो तो ये पीपीटी बनाएंगे, और पीपीटी बनाने के बाद जब इनको एक्सेस अमाउंट में डालते हैं तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और NaOH की खासियत ये है कि NaOH तो कॉम्प्लेक्स उसी के साथ फॉर्म करता है जो एम्फोटेरिक होता है रे, क्या होता है बोलो, जो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक के साथ ही NaOH कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और अमोनिया तो डी ब्लॉक के लिए तैयार बैठा है कि आई एम रेडी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, ठीक है कि नहीं। आइए देखते हैं एक बार, आइए एक बार देखते हैं। तो यहां पर राइट दी मेटल आयन एंड देयर फॉर्म, कि वो आयंस में रहेंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहेंगे, कंपाउंड या प्रेसिपिटेट जो भी है, प्रेजेंट इन दी सुपरनेटेंट एंड द कंपोजिशन ऑफ द प्रेसिपिटेट इन दी टू रिएक्शंस इन दी फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो निकल ब्रास सॉल्यूशन, निकल ब्रास सॉल्यूशन हमने ले लिया है, और हमने उसमें देखो वर्ड इन्होंने खुद यूज किया है, एक्सेस ऑफ NaOH। तो सॉल्ट के टाइम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहां बताया भी जाता है कि एक्सेस NaOH जब हमने लिया हुआ है तो मेटल आयंस एंड देयर फॉर्म इन दी सुपरनेटेंट। तो भैया जिंक ही तो होगा, जिंक ही तो होगा जो मैंने तुम्हें बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। जिंक ही की औकात इतनी है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, बाकी सब तो देखो ब्रास के अंदर क्या है, कॉपर है, जिंक है, और बाजू में निकल लिखा हुआ है तो निकल भी तो होगा। तो निकल कॉपर जिंक में एम्फोटेरिक कौन है, निकल कॉपर जिंक में एम्फोटेरिक कौन है रे, कौन है कौन है कौन है, जिंक है, और जिंक अगर एम्फोटेरिक है तो वही तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा NaOH के साथ। और बाकी तुम्हारा निकल का हाइड्रोक्साइड पीपीटी की फॉर्म में मिल जाएगा, और तुम्हें कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी पीपीटी की फॉर्म में मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती, बताओ मुझे। इस कहानी में, इस दर्द कहानी में कोई समस्या है तो बताएंगे। अब यहां पर निकल ब्रास सॉल्यूशन यूजिंग एक्सेस अमोनिया टिल पीएच इज 9.5, मतलब अमोनिया का कंसंट्रेशन काफी 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 ज्यादा बढ़ा दिया, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन अमोनिया का बढ़ा दोगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर तुम्हारे पास कॉपर भी तो अमोनिया के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और मेरे बच्चों निकल भी तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा कॉपर सॉरी निकल तो 6 वाला बनाता है, हाँ, निकल तो 6 वाला बनाता है, तो कॉपर और निकल दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हाँ जिंक भी बना सकता है, तो हमें कुछ अमाउंट में जिंक भी मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो जिंक का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पीएच 9.5 थोड़ा बॉर्डरलाइन के आसपास होता है, तो यहां पर जिंक का अपने को प्रेसिपिटेट भी मिल जाता है, ठीक। तो कहानी थोड़ी सी ये चल रही है, जिंक का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स इस पीएच पे कुछ लोग बोलते हैं होता है, कुछ बोलते हैं नहीं होता है, किताबें भी कुछ खास क्लियर तरीके से लिखती नहीं है, लेकिन जिंक अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स तो बनाता ही बनाता है। तो अपन इन 3 चीजों को यहां लिख देंगे। इसके बाद अगर हम बातचीत करें कि यहां पे क्या है अपने पास, ओके ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, राइट दी मेटल आयंस एंड देयर फॉर्म्स, ठीक है। तो ये अपने पास पूरा का पूरा पहला सवाल था, जिस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो पार्ट आपके आईओसी के हो सकते थे वो सारे पार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब अगर हम इसमें की टेक अवेज करें, की टेक अवेज मतलब क्या होता है भैया, की टेक अवेज माने, की टेक अवेज माने बहुत सिंपल सी बात है कि सर इसमें हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले जो आपको बातों को याद रखना है, देखिए जो दूसरा सवाल है वो अपन फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि NaOH और अमोनिया का एक तो आपको कॉम्प्लेक्सिंग बिहेवियर पता होना चाहिए कि इनका कॉम्प्लेक्सिंग बिहेवियर कैसा होता है। दूसरा जो आपने यहाँ पे सीखा कि भैया सॉल्ट की जो रिएक्शंस हैं, जो सॉल्ट के कलर्स हैं वो आपको याद करने होने चाहिए
कि किस सॉल्ट का कलर कैसे, यहाँ पूछा कि CO2 का रंग क्या होता है, तो आपको व्हाइट पता होना चाहिए था, वरना आप कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उस सवाल में। और जो तीसरी चीज हमने देखी कि थोड़ा सा अपने को टाइट्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल के जो क्वेश्चंस ने टच किए वो इन्हीं टाइट्रेशंस वाले पार्ट से ही टच किए थे। ठीक है, आशा करता हूं कि कुछ तो आपने सीखा कि हाँ कैसे अप्रोच करना है। अगर आप हौसला रख कर भी जाएंगे तो कम से कम INCHS में कुछ तो करके आएंगे मेरे दोस्त, है कि नहीं? तो घबराना नहीं है और मस्त बिंदास रहना है। आइए, मैं आपको होमवर्क तो यही रहेगा आप लोगों का कि आप लोग इस क्वेश्चन को वापस से रीअटेम्प्ट करें और फिर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू।